तहरीक इंसाफ से ऐसे लीडर झड़ रहे हैं जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं और हर रोज़ दरख्त के नीचे पत्तों का एक ढेर लगा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह तारीख अपने आप को दोहरा रही है जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले हर रोज़ दर्जनों के हिसाब से तहरीक इंसाफ के मफलर डालकर रातों रात पार्टी बनाने वाले इमरान खान अब हैरान है कि कभी ऐसा भी होता है। कहते हैं फोर्स मैरिज का तो सुना था, ये फोर्स डिवोर्स का पहली बार ही सुन रहा हूँ। कोई है इमरान खान से पूछने वाला कि 2018 के इलेक्शन से पहले जब आपको फ़ोन किया जाता था कि वहाँ जाके जलसा करो और पूरे पूरे सियासी रेवड़ तहरीक इंसाफ में हाँक दिए जाते थे, क्या वो मकबूलियत थी? बहरहाल बेरहम एहतसाब शुरू हो चुका है और पहली दफ़ा वो ताकतवर भी महफूज नहीं जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान पर हमला किया, और खदीजा शाह का केस इसकी ज़िंदा मिसाल है। दुनिया भर की सिफारिशें करवाने के बाद बिलाखिर आज खदीजा शाह ने अपने आप को CIA इकबाल टाउन में गिरफ्तारी के लिए दे दिया। जो मुल्ज़िम मुलविस है उसकी माफ़ी के लिए वज़ीर आज़म भी सिफारिश करने की जुर्रत नहीं कर रहे और मुल्ज़मान के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये अंधेरा इमरान खान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं कि इमरान खान 1 साल से हजूम को फ़ौजी इमारतों की तरफ मोड़ने की तरगीब दे रहे थे। कोई ये मान ही नहीं सकता कि इमरान खान की इजाज़त और तरगीब के बगैर कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। लेकिन अब इमरान खान दीवार के साथ लग चुके हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहियाँ और वादा माफ़ गवाहों का एक ढेर लगने वाला है। फिर वो बताएंगे कि कैसे मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर कैसे कैसे बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पे गंद उछाला गया। फिर वो बताएंगे कि आज़म स्वाति के कोड नेम वाली शख्सियत है कौन जो अदलिया के मामला देखती थी। और फिर वो बताएंगे कि 9 मई को 17 से 19 कंट्रोल सेंटर्स किसको रिपोर्ट कर रहे थे और फ़ोन पर कौन ISI के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का पैगाम पहुंचा रहा था। वो कौन सी शख्सियत थी जो 9 मई के रोज़ इमरान खान की जगह बॉस बनी हुई थी और टोटल कमांड एंड कंट्रोल एक मुनज़्ज़म साजिश में मुलव्विस थी। सब नाम सामने आने वाले हैं। और फिर वो ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का मंसूबा बनाया, कैसे ताकत के मरकज़ को निशाना बनाकर डायरेक्ट ताकत हासिल करने की कोशिश की गई। मज़े की बात यह है कि हिटलर के प्रोपेगेंडा पे अमल करने वाले आज हिटलर की ही मिसालें दे रहे हैं कि उसने कैसे जर्मन पार्लियामेंट को आग लगवा कर सियासी मुखालफिन को ख़त्म किया था। पहले सोचने की बात है कि इमरान खान हिटलर को इतना पढ़ क्यों रहा है आजकल? इसलिए कि इसके सियासी हथकंडों पर गुज़श्ता कई सालों से अमल भी कर रहे हैं। सिंगल पार्टी रूल करने वाले दुनिया भर के तमाम आमिर उनके हीरो थे और वो अपने लिए भी वही ख्वाब देख रहे हैं, मगर अब ये ख्वाब चिकनाचूर हो गया। इसका अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मेरे साथ 4 बड़े अहम लोग हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे इरफान कादिर, थोड़ी देर के ब्रिगेडियर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, तज्ज़िया कार है हमारे। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद, तज्ज़िया कार है हमारे। और फिर मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस, आपसे शुरू करते हैं। मैं एक बात पे बहुत परेशान हूँ और आप मुझे प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें। पाकिस्तान की जो एक्टिव बॉर्डर है, जो एक्टिव सरहद है, वो तकरीबन कोई 2900 किलोमीटर के करीब है और इसका मतलब है कि रोज़ हमारे जवान और हमारे अफसर वहाँ शहादतें दे रहे हैं और रोज़ सियाचीन पे हमारे जवान और हमारे अफसर शदीद मौसम का शिकार होकर कभी फ्रॉस्टबाइट का शिकार होते हैं, कभी किसी और मौलिक बीमारी का शिकार होते हैं। रोज़ ऐसे लोग शहीद हो रहे हैं जिन्होंने अपने पैदा होने वाले बच्चों को नहीं देखा होता और उनको नहीं परवाह कि उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है, उनकी जवान बेवा कैसे रहेगी, उनके बूढ़े माँ बाप किसके सहारे पे रहेंगे। जब वो ये सब कुछ देखेंगे और देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया से सारी दुनिया ही कनेक्टेड है, तो फिर उनके दिल पे कितनी बिजली गिरती होगी और वो उनके लिए काम करना, अपना फ़र्ज़ निभाना कितना आसान या मुश्किल होगा। बशर बात यह है कि सबसे अहम बात यह जो आप बात कर रहे हैं कि इट इज़ आफ्टर शहादत जो मोरल ऑफ ट्रुप्स, उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनके लवाकीन, उनके लिए इतना तकलीफ दे है कि एटलीस्ट आई कुड नेवर इमेजिन इन माई लाइफ दिस कैन हैपन। और ख़ास तौर पे निशान हैदर, कैप्टन कर्नल शेर, उनकी आप देखें तो यादगार कि जो बेहुरमती की गई। और वो जब मैंने क्योंकि 12 जनवरी कमांड की है तो आई न्यू दिस ऑल्सो। व्हाट अ
ही वाज अ ग्रेट नटर ऑफिसर। ऑनेस्टली बड़े कम माया से बच्चे पैदा करते, और उसके बाद जिस तरीके से वो लड़ा वहाँ पर कारगिल में, जितने उन्होंने भारतीय फौजी मारे, उनके कमांडर बार बार कह रहे हैं इस ऑफिसर को मारो, इसको मारो, एंड ही वाज केयरलेस, ही वाज राइट इन फ्रंट। और फिर उसके बाद आपकी सच्चाई ये है कि वो कमांडर ने खुद उनकी पॉकेट में डाला कि ये ऑफिसर, वी हैव नेवर सीन सच एन ब्रेव ऑफिसर, एंड वी रिकमेंड वेरी स्ट्रॉन्ग गैलेंट हाईली गैलेंट्री अवार्ड इसके लिए दिया जाए। एम आलम, जिसकी प्रोफेशनलिज्म और जिस तरीके से उन्होंने जहाज गिराए थे, ये दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाया जाता है। हाउ कुड इट गो देयर, एंड फिर आप वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फीलिंग वेरी फिफ्थ एनवायरमेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली वजह ये है, देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड, इमरान खान ने पिछले 1-1.5 साल जब से ये हुकूमत करते थे, इन्होंने नैरेटिव बिल्ड, एक नैरेट को करके इस पिच पे ले गए, वो कम्युनिटी पॉइंट नहीं कि इस दिन के लिए उन्होंने तैयार किया था, लोगों ने माइंड को यूज किए, ये सब उस दिन के लिए जब यूं कि मैं रस्ता हूँ तो व्हाट आई। और अभी भी अगर लीडर वो होता है जो ये कहे ऑन एयर आके, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पीएटी लीडर कि मेरे लोगों ने मेरे कहने पे किया, या जो गलती है, आई रिग्रेट, आई अपोलोजाइज फ्रॉम शोहदास फैमिली, आर्मी, पाकिस्तान के अवाम से, और मैं एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मेरे लोगों को छोड़ दिया, एटलीस्ट उनकी तरफ से एफर्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आप कार्रवाई है क्योंकि गैर पाकिस्तानी में जो भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक रिग्रेट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे तो उन लोगों पे हैरानी है कि जो आर्मी एक्ट के इन्वॉल्व होने पे एतराज़ कर रहे हैं, तो अभी भी लगता है कि काफ़ी लोगों को यकीन नहीं है कि ये किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे एक हमला हुआ है, बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ है, और हम क्यों उसके बारे में लीनियंट हों, क्यों हो? देखें, मुबैसिक बात यह है, यू मस्ट अंडरस्टैंड एनिमी का नैरेटिव। द एनिमी हैज रियलाइज्ड कि पाकिस्तान की मिलिट्री बैटल हार्डन्ड है, प्रोफेशनल है, कमांडेड बाय प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टाफ, मुल्क से तकरीबन डेस्परेटली खत्म कर दी है। दैट इज द टाइम दे रियलाइज, जो भी दुश्मन को बचे, कि पाकिस्तान की फौज को पहले आप कमजोर करो, फौज को और अवाम को दूर करो, फौज को कमजोर करो, और खुदा न खास्ता इराक, लीबिया, सीरिया की तरह आप अपने अजाइम को निकालें। बट मैं आपको प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ, प्लीज डू रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री इज सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान फेडरेशन। बात यह है हारिस साहब, आपको मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ, आप पाकिस्तान मिलिट्री को और आईएसआई को और दीगर इदारों को पाकिस्तान के इनको साइडलाइन करें तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाता है, उसकी गुंजाइश ही रहती है। सबका ये बका तालबियत है, यकीन करें कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी यूनिटी कम, और वो आईएसआई जो दुनिया में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जन जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, डीए का नाम नहीं लेना, डीजीआई, ही सच अ प्रोफेशनल, फिर जनरल फैसल, सारे प्रोफेशनल्स हैं जी, मैं ये मानता हूँ। आप यकीन करें कि वो में सिंध और बलूचिस्तान में जो उनकी एफर्ट करने कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने हमारे फौजियों की और रसोइयों की जान बचाई है, और फिर उनको हाई कितने गैलेंट्री अवार्ड मिले, आप सोचे समझे बगैर उनकी बातें कर रहे हैं। आई थिंक वी मस्ट रियलाइज दिस, और फिर ही कुड नॉट हैंडल दिस प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया, और उस नैरेटिव को वो ले जाने के बाद उसको हैंडल नहीं कर सके। भाई आप सियासी लड़ाई, सियासी मैं आता हूँ इस पे, असल में एक और लड़ाई भी हो रही है साइड बाई साइड, वो हमारी अदालतों में हो रही है। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, और मैं आपको इरफान कादिर साहब के मुतालिक बताऊँ कि मैं बहुत सीखता हूँ इनसे, यानी जब भी मेरी इनसे बात होती है, मुलाकात होती है, तो मैं हमेशा सीखता हूँ इनसे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इल्म दिया है, और उसके साथ एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दी है कि ये सिर्फ सच बोलते हैं और डरते नहीं है, घबराते नहीं है। और इन्होंने कई दफ़ा ओहदों को लात मार दी खुद से, और आज भी ये उसी तरह डटे हुए हैं। इरफान साहब, वेलकम टू खरा सच। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। इरफान साहब, अब ये जो हो रहा है अदालत में, पहले तो मुझे बताएं कि जो इलेक्शंस के हवाले से हो रहा है, ये कब तक चलता रहेगा इसका? आई मीन, व्हाई कांट द कोर्ट डिसाइड आइदर वे, दिस वे और दैट वे? देखिए, ऑलरेडी ये जो कोर्ट में रिव्यू चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये रिव्यू फाइल किया है,
और उनका कहना ये है कि डेट देना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन ये जो 3 जजेस का फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप इसलिए नहीं कह सकते कि 4 जज खुद कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 से हुआ है कोर्ट का और 3-2 से नहीं हुआ। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि इनको मासवा इसके कि अपना फैसला रिव्यू करें और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं। 3 हफ्ते पहले जब मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी, तो गालिबन चीफ जस्टिस ने उनको ये कहा था, जो रिपोर्ट हुआ, हो सकता है मेरी इतला गलत हो, उन्होंने कहा हमने आइन देखना है, हालात नहीं देखने। अब जब 9 मई हुआ और उसके बाद दोबारा आए कोर्ट में, तो उन्होंने कहा हमने हालात देखने हैं, आइन को भी देख लेंगे, हालात तो ठीक करे। तो ये तब्दीली क्या आई है चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट्स में? सबसे पहली बात तो ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब ने आइन भी नहीं देखा सही तरह से, तो उनका फैसला ना तो आइन के मुताबिक था और ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब आप बात कर रहे हैं तब्दीली की कि इनमें तब्दीली क्या आई है। तब्दीली अब इनको समझ आई है कि इनका फैसला चूंकि इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता था, जो कि मैंने बहुत पहले कह दिया था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये फैसला जो है इम्प्लीमेंट हो, और मैंने कह दिया था कि 14 अप्रैल को इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब इनको समझ आई है, क्योंकि ये बेंच अपनी मर्जी के बना रहे थे, वकीला भी अपनी मर्जी से ये चुन रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि इनको जो सही सिमत जो आइन दिखाया जाता है वो कोई दिखा ही नहीं रहा था, लॉप साइडेड होके ये फैसले कर रहे थे। अब जब इनको इस सारी चीज का अदराक हुआ है, तो अब ये उस बंद गली में आ गए हैं जिससे कि निकलना इनके लिए अज़हद जरूरी है। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि हम हालात को भी देखेंगे, यानी वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं जैसे कि पहले वो आइन को देख रहे थे। अब वो अपनी गलती तो मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत में वो अपनी गलती मान चुके हैं और अब उससे वो एक लेना चाहते हैं, उसको रिव्यू करना चाहते हैं, साइड स्टेप कर रहे हैं वो, इसलिए वो स्टेप बैक कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कर लिया स्टेप बैक। नहीं, मैं कहूँगा साइड स्टेप कर रहे हैं, चले इतनी हम रिगार्ड कर लेना। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, साइड स्टेप करें। आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाना ठीक है इरफान साहब? बिल्कुल, हुकूमत के पास ये इख्तियार है, और अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो हुकूमत बिल्कुल फौज को बुला सकती है, उस पर तो कोई अमर माने नहीं है। ब्रिगेडियर फारूक अमीर, मुझे एक बात बताइएगा कि जब पेंटागन पे अटैक हुआ था तो उसी वक्त फैसला कर लिया था अमेरिका ने तमाम यानी हमले करने का, और वो दूसरे ममालिक के ऊपर, यानी उन सिर्फ दहशतगर्दों के ऊपर नहीं कि जहाँ पे वो रहे होंगे या जहाँ पे उनको ट्रेन भी किया होगा, ये वो उन्होंने उनको भी। और फिर जब उनको प्रॉब्लम हो रही थी अपने ह्यूमन राइट्स वालों की कि जी वो ना कहें ये ना कहें, तो उन्होंने गुआंतानामो बे बना दिया और उन्होंने कहा वॉर क्राइम्स हम उधर जाके ट्राई करेंगे, जैसे न्यूरमबर्ग में भी पहले हुआ ये वो। यहाँ पे हम इतने यानी सॉफ्टी क्यों बन गए हुए हैं कि जो रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं और इतनी भरपूर किस्म की कैंपेन है, उसके ऊपर हम सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं और आप पॉलिटिकली तो इस हुकूमत से 100 बातों पे डिसएग्री करेंगे और करना चाहिए, हुकूमत से डिसएग्री करना हमारा राइट है, लेकिन रियासत की सालमियत को चैलेंज करना वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि फौजी तनसीबात पे जिस तरह के ये हमले हुए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो कभी याद नहीं कि इस किस्म की चीज़ को पहले हुई है, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पीटीआई के प्रोटेस्टर्स थे, उनके जुलूस थे। अब जो हमने वीडियो देखी है उसमें तो बिल्कुल पीटीआई के लोग डंडे सोटे और टोपियों के साथ अपने स्कार्फ भी पहने हुए, कन्फेशंस आ गए। जी, वो पुरशद्दत वायलेंस के अंदर बिल्कुल वो उसमें इन्वॉल्व थे। और जिस तरह देखे ना घेराव जला हुआ उसमें वो थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका स्टेट का रिएक्शन भी बिल्कुल ठीक था। इन हालात में ऐसा ही रिएक्शन जस्टिफाइड है, इन द सेंस के ये अगर आप आज इसको आप छोड़ देते हैं कि नहीं फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या वगैरह इंटरनल इस्तेकाम और वो तमाम चीज़ें, तो फिर ये तो रियासत के फाउंडेशन को हिलाने वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने कहा कि ये सॉफ्टी क्यों हो गया, उसकी वजह यह है कि ये भी सही है कि पाकिस्तान की तारीख में जो ख़वातीन है
खवातीन प्रोटेस्टर्स पहले भी आती रही हैं, लेकिन बहुत कम तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। मैंने जनरल अयूब खान के बाद सारी पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट को देखा है, रावलपिंडी में होते हुए, और फिर जारी बात सर्विस के दौरान भी फॉलो करते रहे। तो इस मर्तबा ये एक बड़ा फर्क आया है। मेल प्रोटेस्टर्स को तो ठीक है, पुलिस वाले डंडे भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर में भी है, लॉ ऑफ द लैंड भी आपके एक रवायत भी है, हमारे थाना कल्चर वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर तो फर्क यह हुआ है जिसपे लोग परेशान हुए कि खवातीन लोगों के घरों में जाके पुलिस वाले छलांग मार के उन्होंने खवातीन को हैरेस किया, उनको मारा। और फिर जिस तरह अभी भी कुछ खवातीन हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं, ये जो भी हैं, वो कई दिनों से मिसिंग है। तो दैट इज द रीजन जिससे ज्यादा एक लोगों में तशवीश पाई जाती है। लेकिन बिल्कुल, चाहे वो पॉलिटिकल पीटीआई के लोग हों, चाहे वो शरपसंद अनासर हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो किसी फॉरेन एजेंडा पे काम करके पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके उन्होंने फौजी तनसीबात पे और शोहदा की तनसीबात पे अगर हमला किया, तो बिल्कुल रियासत शुड कम डाउन वेरी वेरी हार्ड। ब्रिगेडियर फारूक हमीद, जहाँ तक आपकी वो ऑब्जेक्शन है, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि एंड ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड फॉर इट, क्योंकि मेरी फील्ड है ये। जैसा अगर कोई बैटल ऑपरेशंस की बात हो रही होगी तो मैं बात भी नहीं करूंगा आपके आगे, सिर्फ सुनूंगा। तो ये मीडिया और सोशल मीडिया और ऑप्टिक्स जो है, ये थोड़ा बहुत मुझे पता है। काफ़ी वीडियोस जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो डॉक्टर्ड भी हैं, इंजीनियर्ड भी हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड भी हैं। तो प्लीज़ उनको हमने कंफ्यूज नहीं होना उससे। मैंने तो देखा कि जिस तरह जब सुपरमार्केट के ऊपर हमला हुआ बरतानिया में, सुपरमार्केट कारेफोर के ऊपर, तो उन्होंने 72 घंटे के अंदर 4,500 बंदे को पकड़ा। उन्होंने अपना उसकी जियो फेंसिंग की, उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़ के उठा के उन्होंने केस कर करके उनको जेलों में सड़ने के लिए फेंक दिया और किसी ह्यूमन राइट वाले को बोलने नहीं दिया। देखिए, हम तो कहते रहे कि जिस वक्त लंदन में और इंग्लैंड में हुआ था चंद साल पहले, आपकी बात सही है, 4 दिन के अंदर उन्होंने 24 आवर कोर्ट से काम किया और लोगों को पनिशमेंट दी। उसके बाद बात प्रॉब्लम क्या है, कर लिया। आप इरफान कादिर साहब को मैं बीच में इन्वॉल्व करूंगा, आप दोनों हजरात जरा गौर से सुनिएगा ये बात। इरफान साहब, एक बात के, क्योंकि आप विटनेस तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आपके इल्म में ज़रूर है। अब सारे मुझे कह रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या जो आपके चीफ जस्टिस साहब के और उन सारों के दोस्त अहबाब हैं, हमारे एचएसओनियन दोस्त हैं ना, बहरहाल कॉमन फ्रेंड्स हैं, कि जनाब ये ऑडियोज़ जो हैं ये एडमिसिबल नहीं होती, ये वीडियोज़ इस तरह जो होती हैं डॉक्टर, ये एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में। तो मैं हर एक को कहता हूँ कि जब मेरी वीडियो थी उसको इफ्तिखार चौधरी ने क्यों एडमिट किया, मेरी बात को मेरे ऊपर अपना जवाद ख्वाजा ने एडमिट किया उसको, जबकि वो रिलेटिव थे उस आदमी के जिसके ऊपर मेरा केस चल रहा था, एंड ही शुडंट हैव लिसन्ड टू इट। तो अब जब अपनी मासी की, अपनी सास की, अपनी बीवी की बातें आई हैं तो अब इनएडमिसिबल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी इनएडमिसिबल? मैं तो कहता हूँ सबका खुलना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सी बात है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और वो प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो इसमें उन लोगों को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन उनकी गुफ्तगू में जो फैक्ट्स मंजरे आम पे आते हैं, अगर आप उन फैक्ट्स को सामने रखें और उससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इससे तो जुडिशल सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो वो लोग जो कि जुडिशल सिस्टम को इस तरह के इन्फ्लुएंसेस से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको बिल्कुल मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसका वो पोर्शन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जुडिशल सिस्टम को मैनिपुलेट किया। लिहाजा उनकी जो मदर इन लॉ है, अगर उनकी प्राइवेट गुफ्तगू हो रही थी ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा से, तो उन बेगमात को आप कसूरवार नहीं कर सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के कंटिन्यूसली अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने और एक उस पार्टी की तरफ फैसला लेट मी इंटरजेक्ट ओवर हियर। ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और कयूम सिद्दीकी साहब की जो गुफ्तगू आई, उसमें उन्होंने एक दिन पहले कोर्ट का फैसला बता दिया, दूसरे कोर्ट का भी फैसला बता दिया। पर्चे तो आउट होते थे, ये फैसले कैसे आउट हो गए इरफान साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो फैसले आउट हुए और उसके बाद फिर उसी तरह के फैसले हुए, तो इससे पता चल गया कि कोर्ट सिस्टम जो है वो इस वक्त बहुत सख्त मैनिपुलेशन का शिकार हो चुका है और उसमें इन रोड्स जो है क्रिएट कर दिए गए हैं। लिहाजा ये बड़ी रेलेवेंट चीज बन जाती है। मसलन अगर दो प्राइवेट टॉक हो रही है दो लोगों की और वो राजो न्याज कर रहे हैं, वो गॉसिप कर रहे हैं, उसमें आप उसको इंटरफियर नहीं कर सकते। प्रिवेसी ऑफ होम इज इनवॉयलेबल। मैं कहता हूँ आप लव टॉक कर रहे हैं,
वो भी आप नहीं पियर्स कर सकते क्योंकि दैट प्राइवेसी ऑफ होम में आ जाता है। लेकिन अगर आप ये टॉक कर रहे हैं कि आपने फलानी जगह डाका मारना है, फलानी जगह क्राइम करना है, लोगों के साथ इंसाफ को बेचना है या पर्चे आउट कर देने हैं, तो इस टॉक की अगर ये आपको पता लग जाए कि भाई ये दो लोग आपस में मिलकर पर्चे आउट करने वाले हैं, तो उस वो पोर्शन जो है फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइवेसी ऑफ होम है इट इज सब्जेक्ट टू लॉ, और जहां पे आप लॉ को वायलेशन करके लॉ की वायलेशन करने लगे तो उस वायलेशन को जो है आनी हाथ के साथ रोकना चाहिए। और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, बरतानिया में अगर उनको पता चले कि उनका जुडिशल सिस्टम जो है उसके खिलाफ इस तरह की उनको शवाहिद मिल गए हैं, इस तरह की टैपिंग्स मिल गई हैं, तो वो डेफिनेटली दे विल प्रोसीड अगेंस्ट दोज जो कि वायलेशन इस तरह की कर रहे हैं, संगीन कानून की वायलेशन कर रहे हैं। अगर पता लगे दो लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हम फलाने जगह पे डाका मारना है, या उनको खबर मिली है कहीं से कि जी वो फलाने ने बात की थी तो वो तो डाका मारने लगे हैं, तो वो आप कहेंगे एडमिसिबल ही नहीं है। वो दो लोग जिन्होंने खबर दी है, चले उनकी हद तक तो ठीक है, उनको सजा नहीं होगी, लेकिन जो डाका मारने लगे हैं और उसको तो पुलिस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक फौरन करेगी ना, वहां पहुंचेगी डाके वाली जगह पे, ताकि जैसे ही वो आए उनको पकड़ लें। अपना आरिफ नवाज साहब, जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो आपसे एक सवाल का जवाब लूँगा। सवाल आपको मैं पहले कर देता हूँ। याद करें जब मोसाद ने चर्च के ऊपर जाके वहाँ पे हमला किया था, और उसके ऊपर बड़ी हॉलीवुड की फिल्में वगैरह भी बनी हैं, क्योंकि एक दहशतगर्दी हुई जिसको उन्होंने ये समझा कि ये रियासत के ख़िलाफ़ है दहशतगर्दी, और उन्होंने दूसरे मुल्क में जाके यूनाइटेड नेशंस वगैरह की भी परवाह नहीं की, उन्होंने वो ऑपरेशन किया और वो आ गए वहाँ से। उसके बाद तो हमें अपने ही मुल्क में शरपसंदों को रूट आउट करने में क्यों मुखालफत का सामना है? आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रिगेडियर आरिफ नवाज साहब, आपको मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था। देखिए, बात यह है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बड़ी सख्ती से एक्शन होना चाहिए। मोसाद की बात और थी, दे वर ऑपरेटिंग अगेंस्ट अदर नेशन, नॉट देयर ओन इजराइल के साथ। यहाँ पर मेरा एक सिर्फ नुक्ता नज़र ये है, बिल्कुल प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स और जो फिजिकल हैंडलिंग वहाँ पर कर रहे थे कोर कमांडर हाउस में, MM आलम के जहाज़ के पास, या कैप्टन कर्नल शेर के पोस्ट के ऊपर, यादगार के ऊपर, दे डोंट डिजर्व एनी मर्सी। ये अब अगर 7-8 हज़ार पकड़े हुए हैं मिसाल के तौर पे, आई हैव नो आइडिया कि कितने पकड़े हैं, जो इस तरह के लोग हैं, खासतौर पर जो लीडरशिप है और जो इंस्टिगेट कर रही थी, दे नीड टू बी शॉट। लेकिन वो यंग लड़के और वो यंग लड़कियां और वो लड़कियां जिनके छोटे बच्चे माइनर हैं, अगर उन्होंने को बहुत सिर्फ देख के तमाशा देख रहे थे और खड़े हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे, फॉर दैट आई से कि उनको सरजनिश कर दें और उनको आइंदा के लिए सबक मिल जाए। या नहीं, उनसे पेरेंट्स से एफिडेविट दें कि नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कम। इस तरह की कुछ चीज़ करें जिनको बाकी ताकि उससे गुडविल भी होगा और एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी अग्रीड कि देखें ये इतनी सी बात पे हम जुल्म कर दे। दिस इज माई पर्सनल पाकिस्तानी ये एक थिंकिंग है। मैं भी बाकी हमारे इरफान कादर भी हैं और वगैरह फारूक अमीर भी हैं, देखना जरूर व्यू, बट मेरा पर्सनली ये, मैं इस कॉन्टेस्ट पे आई हैव नो लव लॉस फॉर एनीवन, बट इस वक्त जो एक डर था वो भी हो गया। और फिर आर्मी कोर्ट में ट्राई करने के लिए भी इसी तरह के सिलेक्टिव लोगों को लें, लेट द अदर बी हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट इन सिविल कोर्ट, ताकि एक आर्मी की हमने दोबारा इमेज को रिट्रीव करने, जिन्होंने डैमेज किए, ब्रेक वॉश किए हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन इस कॉन्टेस्ट को लेके, एंड शुड बी वार्निंग कि नेक्स्ट टाइम जो फौज ने रिस्ट्रेन भी इसीलिए किया। आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू मिलिट्री के कैसे उन्होंने रिस्ट्रेन किया, कैसे उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से हैंडलिंग किया, कैसे लोगों को अपने ट्रुप्स को विथड्रॉ किया, बिकॉज आवर सोल्जर्स आर ट्रेन्ड शूट टू किल, दे डोंट फायर इन एयर। वो जो होता है पुलिस का सिस्टम हमारा नहीं है, वो इसलिए डिसएंगेज कर लिया कि एक नैरेटिव है फौज और अवाम को आपस में वीक करो, दरार डालो, वो बड़ी हिकमत अमली से इसको सेव किया गया। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है। मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से ही है।
ब्रिगेडियर फारूक हमीद, लेकिन जब इंडिया में ये हुआ था बॉम्बे में, तो हमने देखा था कि अजमल कसाब को उन्होंने नेम किया, तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी वकील को इजाज़त नहीं थी उसको डिफेंड करने के लिए, और एक जो माना इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई। वो किस तरह हुई वो भी सबको पता है। फिर उन्होंने, जैसे कर्नल पुरोहित था, उसने एक दफ़ा कह दिया कि ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये हमारी वजह से हुआ या हमारे लोगों ने किया। तो कर्नल पुरोहित के साथ जो हुआ वो भी तारीख जानती है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अपने अपने मुल्क में वो जो मर्ज़ी करें, उन्होंने रियासत की रिट को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें अब कुछ तो हमें सीख लें ना लोगों से, अगर हम खुद एक दूसरे से पढ़ी लिखी बातें ही करना चाह रहे हैं तो। जी, मेरे से आप मुझे कह रहे हैं? जी जी जी। देखिए मुबशिर साहब, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा जो माशरा है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, हमारी सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो हम जब से आंखें खोली हम देख रहे हैं, उसमें यही होता था कि खवातीन की रिस्पेक्ट। सर एक सेकंड में आपको एक अर्ज करता हूँ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, खवातीन की रिस्पेक्ट हर जगह होती थी, लेकिन जब पहली सुसाइड बॉम्बर खातून आ गई ना, और जब आपके नाकों से बुरकों के अंदर लोग या बुरके पहन के लोग जो है असला लेके जा रहे होते हैं, तो फिर आप ट्रस्ट मी, स्टेट का नैरेटिव जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनिस्बत आपकी हिस्टोरिकल रवायत के। नो आई एग्री, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप देखें एक तरफ केपी और एक तरफ पंजाब पुलिस है। जो पंजाब पुलिस के जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह उन्होंने बच्चियों को, यंग औरतों को घसीटा जमीन के ऊपर वगैरह, सर मैं आपको उस तरह की चीज हमें मैं किसी को कंडोन नहीं करूंगा, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ये कह रहा हूँ, नहीं, मेरी अर्ज सुन ले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इसको देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर खवातीन इन्वॉल्व होती हैं तो क्या तरीका होना चाहिए। अगेन फारूक हमीद साहब, प्रॉब्लम पता है किसकी है? विमेन स्टेशन पाकिस्तान में बना था। प्रॉब्लम पता है किसकी है? ये जनाब इमरान खान साहब की है। माजरत के साथ, उन पर 4 साल थे, पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते थे, एंड ही शाइड अवे फ्रॉम इट, और दुरानी साहब को ला के 1 महीने में उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। आपको पता है फारूक हमीद साहब कि उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब के अंदर कोई 1.25 लाख के करीब पुलिस में ट्रांसफ़र्स की हैं, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र्स। हर कांस्टेबल, हर SHO, IG को 5 या 6 बदले थे, और DIG और DSP और SP जो है ना वो तो मेरे पास तादाद ही नहीं है। आप जब पुलिस की डिटेरियोरेशन आपकी हुई भी है ना, वो इसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई भी है। और अब मुझे अगर आप मौका दें, मैं आपके के पॉइंट को आके लेके देखें, आपकी बात सही है। चीफ मिनिस्टर बुज़दार जो थे, हम क्या कह के थक गए, इतना नालायक आदमी, नॉन असर्टिव, वो तो फिट ही नहीं था टू बी द चीफ मिनिस्टर। आदमी इजाफी लफ्ज हो सकता है जुमले में। और उसकी देखें, और उसकी वजह क्या थी कि आपने देखा कि पंजाब में कितनी पॉलिटिकल बर्बादी हुई। ये तमाम चीजें, मिस गवर्नेंस, पुलिस रिफॉर्म और ये तमाम चीजें, मैं आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन जब आप एक इमरान खान, हम एक बेसिक चीज भूल गए जो इमरान खान ने गलती की है, और वो मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, वो ये है, हम क्या कह के थक गए, हम मैसेजेस देते थे लाहौर में उनके लीडर्स को, सारे थक गए जी, हम लोग भी थक गए थे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हो? बिल्कुल। आज मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, उसने कहा कि PTI के रहनुमा ऐसे झड़ रहे हैं जैसे ताश के पत्ते झड़ते हैं और एंड में लगता है जोकर रह जाएगा। आपको लगता है कि और भी रहनुमा झड़ेंगे अभी, कि ये यहीं तक काफ़ी है? देखिए जी, खज़ां का मौसम है, तो खज़ां में जैसे पत्ते झड़ते हैं इस तरह ये भी झड़ रहे हैं, लेकिन मतलब सारे लोग तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन लोग पार्टी को यकीनी तौर पर छोड़ रहे हैं। तो आपके पास आ रहे हैं कोई काफ लीग में? नहीं, हमने तो अभी बातचीत तो बहरहाल तमाम दोस्त हैं, आपको पता है कि जो भी लोग PTI में हैं, तो हमारे उन सबके साथ बड़े पुराने तल्कात हैं। PTI के वर्कर्स के साथ हमारे बड़े तल्कात हैं। तो 9 मई से पहले तक तो हमारा जो फोकस था वो ऐसे लोगों पे था जो एक्सपर्टीज हों, लॉ में एक्सपर्टीज हों, हेल्थ में, एजुकेशन में, एनर्जी में, क्योंकि मैं यूरोप की तरह एक प्रोग्राम देना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को। अगर हमें मौका मिला तो किस तरीके से हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, किस तरीके से हम अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आ सकते हैं। और माशाल्लाह
चूंकि जो आजकल मीडिया जो है आजकल सिर्फ परिंदों की खबर देता है। वो जो जेन्युइन लोग हैं हमारे साथ आज ही माशाल्लाह हमारे साथ कोई तकरीबन 40 वकला ने, जिसमें चीफ जस्टिस रियाज साहब भी शामिल थे, राना नईम सरवर साहब शामिल थे। तो ये लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ यूथ एवरी वीक सैकड़ों के हिसाब से शामिल हो रहा है, प्रोफेशनल शामिल हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह और लोग आएंगे, सबके साथ राब्ते हैं। लेकिन चौधरी साहब सीरियस बात यह है कि इतलात ये आ रही हैं कि शायद एक नई पार्टी मार्ज़े वजूद में आए। आपको लगता है कि वो आएगी या काफ लीग वो गैप फिल करेगी? देखिए जी, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि अभी तो लोगों ने सिर्फ जो है वो पार्टी से इस्तीफे दिए हैं। तो जाहिर है कि इसके लिए एक सोच विचार वो करेंगे, आपस में सब लोग जो हैं मुशावरत करेंगे। तो उसके बाद ही जो भी लायामल इख्तियार करेंगे। तो उन लोगों के साथ मेरा भी राब्ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कभी कोई भी गैस करना जो है वो कबल अज़ वक्त है। चौधरी परवेज अलाई का क्या फ्यूचर है पीटीआई में? देखिए जी, परवेज अलाई साहब का तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि पीटीआई में उनका एडजस्ट होना जो है एक क्वेश्चन मार्क है। और मैंने तो उसको विश वेल किया था। आपको मालूम है कि मेरे प्रोग्राम में किया था। हाँ जी, आपके प्रोग्राम में किया था। और मुजाहिद साहब जो हैं पार्टी में वापस आ गए हैं, हुसैन अलाई साहब भी आ रहे हैं। तो देखें अब वो तो फैसला परवेज अलाई साहब ने करना है या चौधरी शुजात हुसैन साहब ने करना है। तो वजाद साहब जब आए वापस तो उन्होंने क्या कहा, क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि उनको ख्याल है कि, तो मेरा ख्याल है कि वो चौधरी शुजात साहब की फैमिली में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खानदान के बड़े होने के नाते अपना फर्ज जो है तमाम हमेशा दूसरों को पहले रखा है, अपने आप को बाद में रखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी मोहब्बत है जो उनको। तो यही बातें तो चौधरी परवेज अलाई में भी हैं, हमेशा उन्होंने अपने आप को पहले रखा है, दूसरों को बाद में रखा है। इसमें कौन सी थोड़ा सा फर्क ही है? उन्होंने पहले रखा है, लेकिन चौधरी शुजात ने चौधरी शुजात साहब है, ठीक बाद में है। रखा। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में परवेज अलाई साहब कब तक छोड़ सकते हैं पीटीआई? देखिए जी मुबश्शिर, आपकी जो चिड़िया है वो सबसे ज्यादा बाखबर होती है। तो हम तो आपका प्रोग्राम सुनते हैं कि चलो कोई खबर मिल जाए कि क्या होने वाला है। अब मेरे पास एक चुड़ैल है चौधरी साहब, और चुड़ैल बड़ी दूर दूर की खबरें लाती है। और चुड़ैल मुझे ये बता रही है कि शाह महमूद भी टूटने वाले हैं। आपके पास कोई ऐसी इत्तला है? मैं तो कहता हूँ कि जो है आपकी चुड़ैल जो है, देखिए असल में जो कुछ भी मुबश्शिर हुआ है ये बदकिस्मती है। आपको मालूम है कि आप भी पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और मैं भी एक बहुत खलूस के साथ, बड़ी उमंगों के साथ, आपको तो हम लेके गए थे वहाँ पे के साथ, मैं और मोहसिन बेग दोनों आपको लेके गए थे। मोहसिन बेग और आप मुझे लेके गए थे। तो बड़े ख्वाब थे कि हमने ये करना है। और मेरे ख्वाब इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ हुई कि मेरे ख्वाब थे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है। मैंने 30-40 साल बरतानिया और यूरोप में पॉलिटिक्स की है, और मुझे जो सबसे बड़ी कभी तकलीफ इस बात पे होती है कि मैं एंटी वार था। मैं टोनी ब्लेयर को क्रिटिसाइज करता था, मैं गॉर्डन ब्राउन को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जब भी कोई अहम इशू होता था तो वो चाहे वो चाइल्ड पॉवर्टी का इशू हो, चाहे वो मुल्क में एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे उस मुल्क में बैंकिंग क्राइसिस हो, तो मेरी कमेटी को पूछते थे कि आप इस पे रिकमेंडेशन दें और इस पे इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन यहाँ हमने जो चीजें 2 साल पहले कही हैं वो एक एक करके सच हो रही है, लेकिन यहाँ मानता ही कोई नहीं, सुनता ही कोई नहीं। चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, क्या इमरान खान आपकी नज़र में गिरफ्तार होंगे अनकरीब? देखिए जी, मैं तो इस बारे में नहीं मुबश्शिर कुछ भी कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, और मैं ये बात 2 साल से कह रहा हूं कि जिस शख्स ने इमरान खान को, जिसमें शहजाद अकबर साहब का तो सबको इल्म है, जिस शख्स ने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि तुम ये पैसे जो है
कैबिनेट से अप्रूव करवा लो इसके कह के कि ये स्टेट सीक्रेट है, और ये पैसा जो है वो एक जो बिजनेसमैन है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो बरतानिया में रिकवर हुआ है, तो सबसे बड़ा उसका दुश्मन वो था, या जो भी वो एडवाइजर थे। तो मैं तो 2 साल से कह रहा हूं ऐसा कि पता ये नहीं बहुत आप खतरनाक टीवी के सामने हैं कि फ़ोन पे हैं। मैं नाज़रीन को एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास ये कोई तकरीबन 18 सफ़ात पे सवालात लिखे हुए हैं मेरी टीम ने, चौधरी सरवर साहब, लेकिन ये मेरी सवाबदीद है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कौन सा सवाल पूछूं। सो अगर इमरान खान ने वो किया तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान को लेनी पड़ेगी, किसी और पे नहीं डाल सकते वो। जी देखें, इसमें अपना ना मैं समझता हूँ ये एक बहुत जो ज़रूरी बात है जो आपके तवज्जुह से मैं आपके सामीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है ये 2002 में, आप तो बरतानिया जाते रहते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स से, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ है। तो इशू ये था, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए समझना और जानना कि इशू क्या है। इशू ये था कि जो भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी या अपोजिशन के लोग होते थे वो आके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लॉबी करते थे कि लंदन, आप कहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, लेकिन करप्शन का सारा लूटा हुआ माल लंदन के बैंकों में आता है और हम बेबस हैं, वो पैसे वापस नहीं ले सकते। तो वहाँ की जो लेजिस्लेटर हैं उन्होंने कानून पास किया 2002 में कि जो भी दुनिया के किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या किसी मुल्क से पैसा आएगा, अगर वो शख्स उसको लेजिटिमेट होने के कहाँ से आया है, टैक्स उस पर पेड है, नहीं कर सकेगा, तो वो पैसा मुकदमा चला के उनकी प्रॉपर्टीज को कंफिस्केट किया जाएगा और वो पैसा जो है पीपल ऑफ दैट कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये 2002 से पहले अगर कोई $1 बिलियन भी ले गया है पाकिस्तान से तो उसकी कोई पूछ-गुछ नहीं है, वो किसी पकड़ में नहीं है। वही पकड़ में है जब कानून बनाया तो उसके बाद। तो ये पैसा उस वक्त पकड़ा गया जो 2002 के बाद गया। तो उस पे एक जो बहुत अहम बात है कि कोई भी पैसा रिकवर करने के लिए वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, उस वहाँ पे मुकदमा चलता है, फिर उस पर बहुत ज्यादा कास्ट होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स टैक्स पेयर्स मनी टू रिकवर दिस मनी, और वो पैसा अगर पाकिस्तान को आए और फिर वो पाकिस्तान उस शख्स को वो पैसे दे दे तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्राइम में आएगा। देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान का कानूनदान नहीं हूँ, नहीं, लेकिन आपको आप लेजिस्लेटर तो है ना, अपना मुबशर आप स्कॉटलैंड की जब पार्लियामेंट में थे तो आप अगर आप आज भी स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में होंगे तो क्या आप इस एक्ट को एज अ क्राइम कंसिडर करेंगे? चलो मैं इसको और तरीके से पुट अप कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। लेट्स से कि ये पैसा जो है ये जरदारी साहब से रिकवर हुआ होता या ये पैसा नवाज शरीफ साहब से रिकवर हुआ होता, तो फिर हमारी हुकूमत या इमरान खान साहब इस पैसे का क्या नवाज शरीफ को दे देते? नहीं, या जरदारी साहब वो तो अपनी मुखालफत में ना देते ना। लेकिन अभी जो दिया, इज दैट कंसिडर्ड अ क्राइम इन द आईज ऑफ द लॉ, ब्रिटिश लॉ? ब्रिटिश लॉ में तो जाहिर है, ब्रिटिश भाईजान, ब्रिटिश लॉ की मैं आपको बताता हूँ ताकि मैं समझता हूँ कि जब आप ब्रिटिश लॉ की बात करते हैं, वहाँ की वैल्यूज की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उनकी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थी निकोला स्टर्जन, उसके खामद ने पार्टी के फंड से सिर्फ कुछ हजार पाउंड की एक घड़ी लेके अपने घर खड़ी की थी, तो उस पादाश में वो चार्ज हुआ है और निकोला स्टर्जन को इस्तीफा देना पड़ा है। तो वहाँ के जो चीजें हैं, काश अगर पाकिस्तान इसका मतलब है तो कि आपकी आंखों में इमरान खान मुजरिम है, इसका तो मतलब यही नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने पॉलिटिक्स करनी है कि आपने मुझे सच बोलना है? नहीं, देखिए मेरी एक बात सुन लें। देखिए मैंने आज तक मुझे बता अच्छा, इसे बहस किया है, अगर वो गलत नहीं है तो फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं? मुबशर आपने सवाल किया, आपको मेरा जवाब लेना होगा। देखिए मैं समझता हूँ और यही एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें इस असूल पे
अमल करना चाहिए कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट until proven guilty in court of law. राइट। किसी If he बंदे turns को up in मुजरिम court of कहना, law, मुलज़िम अगर कहना कोर्ट में और आए ना तो फिर मेरा क्या नहीं करें हम? किसी का काम, कोर्ट में आए का ना। फैसला है, नहीं कोर्ट में आएगा, क्यों नहीं, केस चल रहा है, कोर्ट में जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, लेट से आपने वो पैसे लिए होते और मैंने आपको दिए होते, तो आप क्या अज़म करके बैठ जाते और कहते कि ये लॉ है, लीगल है? लेकिन भैया पाकिस्तान में आपको पता है कि मुझे बता दें कि पाकिस्तान कौन का नहीं, बड़ा मुझे आप, आदमी मैंने है आपसे जिसको बरतानिया सजा की मिली। बात की है। तो भाई ये अदालतों का काम है, मुबशर तेरा मेरा काम नहीं है किसी को मुजरिम कहना। राइट। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसी तरह कुछ सियासत करेंगे तो फिर मुजरिम को कौन सजा देगा? चौधरी सरवर साहब, ये आपका अदालतों बहुत का काम है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि जब से मैंने आया हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, सबसे पहली मैंने जो रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है, लीगल रिफॉर्म्स बनाई है, और 3 PhD इन लॉ और मेंबर ऑफ दैट माई कमेटी, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, क्या नाम है, डॉक्टरेट जिन्होंने ली हुई है क्रिमिनोलॉजी में, डॉक्टर शकील ठाकर साहब, उसका मैंने प्रेसिडेंट बनाया है। और सबसे पहला हमारा टास्क है कि हम अपनी प्रोसिक्यूशन को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, जुडिशरी रिफॉर्म्स में कैसे ला सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म में ना लेके आइएगा सर। ऑलरेडी चीफ जस्टिस ने कई बातों पे नोटिस लिया हुआ है, आप ऐसी बात ना करें, वो आपके ऊपर भी नोटिस हो जाएगा। बट चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इरफान कादर, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, ब्रिगेडियर फारूक हमीद और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खरा सच देखते रहिएगा, PNN देखते रहिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।